जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। दोस्तों आप देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड मैथ्स के वीडियोस। जारी रखते हैं मैथ्स का जबरदस्त खिलाड़ी बनने का अपना ये सफर। रनिंग में था चैप्टर नंबर 3, आज लेंगे पार्ट 3 कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला। दोस्तों फटाफट हम लेंगे आज डिफरेंस की प्रॉब्लम्स। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जब दिया होगा तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। एकदम इजी प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 54 रुपीज 40 पैसे फॉर 2 years at 8% पर एनम। फाइंड द सम। सिंपल, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। अब देखिए यहां पे मैंने जानबूझ के एक हरकत की है छोटी सी। देखिए छोटी छोटी सी चीजें मैं अलग अलग फॉर्म में लिखकर जानबूझकर आपको हर छोटी से छोटी चीज से फैमिलियर करवाना चाहता हूं। यहां पे मैंने क्या किया है, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI लिखा है। तो यहां पर मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे डिफरेंस का मतलब क्या समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI अगर लिख दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि SI माइनस CI। बहुत से बच्चे ऐसा समझते हैं, लेकिन डिफरेंस का मीनिंग ये नहीं होता। बच्चे क्या समझते हैं, डिफरेंस का मीनिंग होगा जो फर्स्ट वाला है वो माइनस सेकेंड वाला। तो डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि फर्स्ट नंबर पे चाहे कुछ भी लिखा हो, सेकंड नंबर पे चाहे कुछ भी लिखा हो, डिफरेंस का मतलब है कि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे। तो चाहे यहाँ पे SI एंड CI लिखा हो, चाहे यहाँ पे CI एंड SI लिखा हो, डिफरेंस का मतलब होगा कि वैल्यू आपको दी गई है CI माइनस SI की, क्योंकि CI बड़ा होता है SI से। ये सिंपल सी छोटी सी एक चीज मैंने इसमें डाल दी आपको इसका मीनिंग समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां भी छोटी सी मिस्टेक कर डालते हैं। तो ये डिफरेंस की वैल्यू हमको दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, पीरियड दिया है, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है, इसलिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस कर देंगे। इससे बहुत बहुत कठिन प्रॉब्लम्स आपने इससे पहले ली हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको एकदम इजी जाएगी। ये प्रॉब्लम मैं करवाने वाला भी नहीं था, लेकिन मैं हर तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो कितनी भी इजी हो कितनी भी हार्ड हो, मैं हर तरह की प्रॉब्लम लेना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम ली है। फटाफट ले लेंगे इस प्रॉब्लम को। देखिए ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N माइनस 1। N की वैल्यू हमें मालूम है, R की वैल्यू हमें मालूम है, P अननोन है, P को वैसा का वैसे लिख देंगे। ये हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आ गया 1664 इंटू P अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे हम चाहते तो काट पीट कर देते, लेकिन थोड़ा सा ये भी सीखिए, ये राउंड फिगर्स में थोड़ी सी हम कैलकुलेशंस कई बार छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आगे चल के इजी हो जाती है। ये जो 100 और 100 की पावर्स और 10 की पावर्स वाली जो फिगर्स होती हैं, ये आगे चल के ईजी हो जाती हैं। आप चाहे तो काट के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि अगर हमने नहीं काटा तो कैलकुलेशन ज्यादा ईजी हो जाती है। इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट का जब हमने फॉर्मूला लगाया P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो यहाँ पे भी हमने काटा पीटी किए बिना 16 अपॉन 100 इंटू P लिखा हुआ छोड़ दिया। अब हम जब CI माइनस SI करेंगे, क्योंकि यह CI माइनस SI, क्योंकि CI माइनस SI की वैल्यू हमें गिवन है 54.40, तो CI की जगह ये CI की वैल्यू हमने लिख दी, ये वाली SI की जगह SI की वैल्यू लिख दी, ये वाली, दोनों का डिफरेंस किया। RHS में हमारा 54.40 है ही। अब यहाँ पे देखिए हम इसको कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूं कि इस पूरी इक्वेशन को हम 100 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाएगी। इसलिए हमने ये 100 वाली फिगर्स को काटा नहीं था, एज इट इज लिखा छोड़ दिया था। तो इस तरह से इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर टैली कर लेना। आंसर आ गया आपका 8500 रुपीज। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, डिफरेंस की प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे फटाफट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द डिफरेंस बिटवीन, फिर से डिफरेंस की प्रॉब्लम, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8400 रुपीज फॉर 2 years is ₹21 at the same रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सेम किसके लिए लिखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जितना कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में है, इसलिए यहां पे सेम लिखा है। किन दोनों के लिए सेम लिखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस के लिए
एंड सिंपल इंटरेस्ट के केस के लिए आर की वैल्यू सेम है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी मैंने एक नया टर्म नए तरीके से डाल दिया कि फाइंड द रेट पर 100% लिखते ना हम, तो ये मीनिंग आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि सेंट का मतलब ही 100 होता है। तो जिस तरह से परसेंट होता है उसी तरह से हम उसको पर 100 भी लिख सकते हैं। कभी किसी सवाल में आपको पर 100 लिखा हुआ आ गया तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए ये टर्म भी मैंने यहाँ पे ले डाला। फॉर्मूला लगा डालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n माइनस 1। हमें r कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। r हमारा अननोन के रूप में रहेगा। सिमिलरली एस आई का फॉर्मूला हमने लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूले लगाते लगाते हम काफी पक चुके हैं। 168 इंटू आर ये आ गया, दोनों का हमने डिफरेंस कर लिया क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें गिवन है 21। तो सी आई माइनस एस आई दोनों की वैल्यू पुट अप की, सिंप्लीफाई किया, होल स्क्वायर को ओपन करके सिंप्लीफाई किया, आंसर हमारा आ गया R इक्वल टू 5%। एकदम इजी प्रॉब्लम है, 2-2 3-3 1-1 स्टेप्स की। तो फटाफट अब हम स्पीड पकड़ लेंगे, बहुत स्पीड में अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते चले जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं। लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹6,600 in 1 year and to ₹7,986 in 3 years. Find the sum and the rate per cent. तो फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर के अमाउंट्स गिवन हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट का या अमाउंट का? ऑब्वियसली अमाउंट्स का, क्योंकि हमें ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और ना ही हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे गए हैं। अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, पहले फर्स्ट ईयर के लिए फिर थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि हमें पहले फर्स्ट ईयर का अमाउंट गिवन है और थर्ड ईयर का अमाउंट गिवन है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे 2 बार। सबसे पहले लगा दिया फर्स्ट ईयर के लिए A1 इक्वल टू P रिक्वायर्ड है, गिवन नहीं है, P रिक्वायर्ड है, रेट परसेंट रिक्वायर्ड है। तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n। तो n की वैल्यू हमें गिवन है क्योंकि फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है। n इक्वल टू 1 हो गया। A1 हमें गिवन है 6,600, ये हमने लिख दिया RHS में। तो इस तरह से हमारी ये एक इक्वेशन बन गई क्योंकि इसमें P भी अननोन है और R भी अननोन है। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1। सिमिलरली हमने इक्वेशन 2 बना ली क्योंकि हमें A3 भी गिवन है। A3 के लिए हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 3। क्यों? क्योंकि 3 पीरियड्स हैं, 3 पीरियड्स का अमाउंट हमें गिवन है। तो ये फॉर्मूला हमारा लग गया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई 7,986। ये वैल्यू है A3 की। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हमें अब सॉल्व करना है। देखिए अभी तक हम इक्वेशंस के साथ बहुत ज्यादा खेले नहीं हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर, यहां तक अभी तक इक्वेशंस का खेल आया नहीं है क्योंकि इक्वेशंस का चैप्टर तो अभी आगे आने वाला है। लेकिन फिर भी हमने जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की हैं तो कहीं कहीं मैंने ये इक्वेशंस का खेल आपसे करवाया है। जैसा कि सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था, इक्वेशन से खेले थे। तो इक्वेशन से बीच बीच में खेलने की जरूरत हमें पड़ती रहेगी। वैसे भी हम 8th स्टैंडर्ड में तो इक्वेशन से खेल ही चुके हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब हमारे पास होती है कि 2 अननोन्स हैं और दोनों की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमें दोनों में से पहले एक को एलिमिनेट करना होता है। ये बात तो आपको मालूम है, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने हैं उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं। वेरिएबल्स मतलब 2 अननोन्स हैं एंड 2 ही इक्वेशंस हैं, तो ये इक्वेशंस सॉल्व हो जाएंगी। अगर अननोन्स ज्यादा हो और इक्वेशंस कम हो तो मोस्टली वो सॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन इक्वेशंस भी उतनी ही हैं, अननोन्स भी उतने ही हैं, तो वो सॉल्व हो जाती हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि उन दोनों इक्वेशंस के साथ उन दोनों का लड़ाई झगड़ा करवा के हमें उसमें क्या करना होता है, 2 अननोन्स में से एक अननोन को एलिमिनेट करके एक थर्ड इक्वेशन हमें बनानी होती है। तो इस प्रॉब्लम में दोनों अननोन्स में से कौन से अननोन को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं?
कौन से को कर सकते हैं? देखिए आर को नहीं कर सकते, आर को एलिमिनेट करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर फंसा हुआ है। तो इन दोनों में से हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं पी को। तो ये पी कैसे एलिमिनेट होगा? इन दोनों इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो क्या पी एलिमिनेट होगा? नहीं एलिमिनेट होगा। तो ये भी पी रहेगा, इधर भी पी रहेगा, डिफरेंस भी कर दिया तो पी इंटू समथिंग माइनस पी इंटू समथिंग आएगा, तब भी पी एलिमिनेट नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशंस को तो p इंटू पी पी स्क्वायर हो जाएगा। तो कहां से एलिमिनेट होगा? अब आप समझ चुके हैं कि कैसे एलिमिनेट होगा। कैसे एलिमिनेट होगा? बिल्कुल ठीक, डिवाइड करके एलिमिनेट होगा। इक्वेशन 1 को 2 से या इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो p हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि p से p कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होता है हमेशा डिवाइड करने पर। तो डिवाइड कर डालेंगे दोनों इक्वेशंस को, लेकिन डिवाइड करने से पहले एक और बहुत जरूरी काम हमें करना है। क्या? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को टच करना है, क्योंकि मैथ्स का स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी हमें बनना है। लाइक करना है वीडियो पसंद आने पर, और शेयर जरूर करना है, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से करें या 1 को 2 से करें। देखिए इक्वेशन 2 को 1 से करेंगे, क्योंकि वैसे तो 1 को 2 से करें चाहे 2 को 1 से करें, p से p कैंसिल तो होगा ही, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहां हम करेंगे कि हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाते हुए चलते हैं। तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में थोड़े से फिगर्स बड़ी हैं, तो बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 हो रही है और यहाँ पे पावर 1 हो रही है। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप पूरे सेंटेंस में लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट। तो इस तरह से इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, एलएचएस को डिवाइड किया एलएचएस से, एंड आरएचएस को डिवाइड किया आरएचएस से। तो एलएचएस में है हमारा p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 3 डिवाइडेड बाई p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। ये रहा, ये इक्वेशन 2 का एलएचएस अपॉन इक्वेशन 1 का एलएचएस इक्वल टू इक्वेशन 2 का आरएचएस अपॉन इक्वेशन 1 का आरएचएस। अब देखिए ये p से p कैंसिल हो गया, ये पूरे ब्रैकेट की पावर है यहाँ पे 3, और ये पूरा ब्रैकेट वैसा का वैसे बेस सेम है। तो जिस तरह से एक्स क्यूब अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर, पावर माइनस हो जाती है। तो ये पूरे ब्रैकेट का क्यूब है और ये डिवाइडेड बाय वही ब्रैकेट है, बेस सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर एलएचएस में। और आरएचएस में आप सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, ये वैल्यू इस तरह की आ जाएगी 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, या फिर 11 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से किया है कि 100 के स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस तरह से सिंप्लीफाई हमारा इजीली हो गया। r की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 10%। इसको आप यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले सकते थे, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू 11 अपॉन 10 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके इस तरह से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 10%। अभी हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन उससे पहले एक काम और करेंगे। हमें r की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। वो ऑल्टरनेटिव मेथड बहुत बढ़िया मेथड है, वो भी जरा सा ले लेते हैं। p की वैल्यू उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, पहले r कैलकुलेट करने का ऑल्टरनेटिव मेथड ले लेते हैं फटाफट। तो ये दूसरे मेथड में हमने क्या मजेदार काम किया, हमने सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड ईयर को कंसीडर किया। क्यों? कैसे हमारे दिमाग में क्लिक हुआ ये? क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड ईयर के लिए हमें अमाउंट भी मालूम है और प्रिंसिपल भी मालूम है। कैसे? हम फर्स्ट ईयर को छोड़ के सेकेंड ईयर में आ गए। अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? वही जो फर्स्ट ईयर के लास्ट में अमाउंट बना था। ये हरकत तो हम शुरू से, जब से कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तब से हम ये काम करते आ रहे हैं कि P2 इक्वल टू A1। तो हमें P2 इस तरह से मिल गया, हमें सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल मिल गया। तो P2 इक्वल टू A1 इक्वल टू 6600 एंड n इक्वल टू, अब n इक्वल टू क्या होगा? सेकेंड एंड थर्ड ईयर की बात हो रही है, तो सिर्फ 2 पीरियड्स की बात हो रही है। फर्स्ट ईयर को तो छोड़ के हम आगे आ चुके हैं। अब हमें कैलकुलेशन लगानी है, फॉर्मूले लगाने हैं सेकेंड एंड थर्ड ईयर के लिए। अब हमारे पास 2 ही साल हैं, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो n की वैल्यू हो गई 2 इयर्स, एंड जो फाइनल अमाउंट हमारा हो गया वो हो गया
A3। थर्ड ईयर के बाद जो फाइनल अमाउंट हो गया वही हमारा फाइनल अमाउंट है, दैट इज A3, जो कि हमें गिवन है। अब हमने A3 के लिए फॉर्मूला लगा दिया अमाउंट का, A3 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 2। इस बार हमें प्रिंसिपल गिवन है। जब तक हम यहाँ फॉर्मूले लगा रहे थे तो हमें प्रिंसिपल अननोन था, लेकिन यहाँ जब हमने इसी फॉर्मूले को इस तरह से लगाया सिर्फ सेकंड एंड थर्ड ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल हमें गिवन मिल गया। किस तरह से? क्योंकि प्रिंसिपल इक्वल टू A1। तो अब हमने ये काट पीट के सॉल्व कर लिया। आर की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई 10%। अब हमें P कैलकुलेट करना है, तो P के लिए हमारे पास दुनिया भर की इक्वेशंस हैं। किसी भी एक इक्वेशन में R की वैल्यू पुट अप करके हम P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इजीएस्ट कौन सी जाएगी? ये वाली जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसमें पावर्स वगैरह का खेल ज्यादा नहीं है। तो इस इक्वेशन में हम R की वैल्यू पुट अप करेंगे, P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन 1 में R की वैल्यू पुट अप कर दी 10%, P की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 6,000 रुपीज। और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फटाफट हम पहुंच गए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। A sum of money lent out at compound interest at a certain rate per annum becomes 3 times of itself in 8 years। जितना वो मनी था उसका 3 टाइम्स बन गया 8 years में। In how many years will the money become 27 times of itself at the same rate? तो 8 years में तो बन गया अपना 3 टाइम्स, यानी कि ओरिजिनल का 3 टाइम्स, यानी कि प्रिंसिपल का 3 टाइम्स बन गया अमाउंट 8 years के बाद। 8 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि वो इटसेल्फ मतलब वो जो पहले कितना था, पहले वो प्रिंसिपल था, अब वो बन गया प्रिंसिपल का 3 टाइम्स। तो अब क्या बन गया? अब बन गया अमाउंट। तो अमाउंट हो गया 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल। कितने पीरियड में? 8 years में। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने पीरियड में वो अमाउंट प्रिंसिपल का, यानी कि इटसेल्फ प्रिंसिपल का 27 टाइम्स बन जाएगा। तो घबराएंगे नहीं। नई टाइप की प्रॉब्लम में तो क्या हुआ, हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास फॉर्मूले हैं, जो जो गिवन है उसके साथ हम चालू हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? A8 3 टाइम्स ऑफ P। P के फॉर्म्स में तो क्या हुआ, गिवन तो है ना। और N की वैल्यू हमें गिवन है, कौन सी वाली? 8 years। फर्स्ट केस में हमें N की वैल्यू मालूम है, इसलिए हमने उसको N1 लिख दिया। तो लगा देंगे हम, जब अमाउंट की बात हो रही है तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू N। तो वैल्यूज पुटअप की, A8 की वैल्यू P के फॉर्म में 3P इक्वल टू पहले प्रिंसिपल कितना था? P। 1 प्लस R तो अननोन है, एज इट इज छोड़ देंगे। पावर 8, क्योंकि 8 years के बाद 3 टाइम्स बना है अमाउंट। अब देखिए क्या होता है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इसमें कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें देखने लायक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह में या किसी भी चीज में जब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल होता है, मजा तभी आता है। देखिए ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 8। P से P तो कैंसिल हो गया, दिस मच इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पूरे ब्रैकेट की किस तरह से? ये पावर है 8, इस पावर को हम RHS में लेके जाएंगे। तो जब पावर को हम LHS से RHS में लेकर जाते हैं या RHS से LHS में लेकर जाते हैं, तो पावर्स का क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है? पावर्स 1 अपॉन करके LHS से RHS में जाती है। तो ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 8 था, तो ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू 3 रेस टू 1 अपॉन 8। ये पावर यहां से इधर चली गई, तो यहां पे पावर थी 8, तो यहां पर आके हो जाएगी 3 रेस टू 1 अपॉन 8। यहां से चली जाएगी और इधर पहुंच जाएगी RHS में 1 अपॉन 8। या फिर इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, क्या कि हमने इस पूरी इक्वेशन का ले लिया 8th रूट। किस तरह से? 8th रूट लेने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ पावर्स को हमने 1 अपॉन 8 कर दिया। तो LHS की पावर को जब हमने 1 अपॉन 8 किया तो ये पावर हो गई 8 अपॉन 8। तो 8 अपॉन 8 हो गई 1, तो ये बन गई 1 प्लस आर अपॉन 100, मतलब
पावर इसकी 1 है, और यहाँ पे पावर कितनी थी RHS में 1 थी, कुछ नहीं मतलब 0 थोड़ी है, 1 है, तो ये 1 थी। तो जब हमने इसको 1/8 किया, LHS की पावर को 1/8 करेंगे तो RHS की पावर को भी 1/8 करेंगे, दोनों साइड की पावर्स को 1/8 कर दिया, तो ये बन गई 1 + R/100 एंड ये बन गई 3/1/8। इस तरह से हमने इस ब्रैकेट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। यही मजेदार चीज है इसमें। तो सिमिलरली अब इसी फॉर्मूले को हमने एक बार और लगाया 27P के लिए, क्योंकि कितने पीरियड के बाद अमाउंट 27 टाइम्स बन रहा है प्रिंसिपल का, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो 27 × P = P, पहले प्रिंसिपल कितना था P, अब बन गया 27P। यही हमें कैलकुलेट करना है कि कितने पीरियड के बाद, कितने ईयर्स के बाद 27P हमारा अमाउंट बन गया। तो अमाउंट हो गया ये, प्रिंसिपल हो गया ये 1 + R, रेट उतना ही है, बताया कि सेम रेट, तो रेट हमारा इतना ही है R/100 यहां पे हमने N2 लिख लिया, क्योंकि सेकंड केस में N2 की वैल्यू कितनी है, कितने पीरियड के बाद अमाउंट 27 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल बन गया, वही हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि N2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जिस तरह से ये हमने पावर उधर ले जाके 1/8 कर दी थी, सिमिलरली यहां पर भी पावर जब इधर से इधर जाएगी तो 1 + R/100 की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 27/1/N2। इधर ले लेंगे, इधर N2 थी, इधर पावर 27 की पावर 1 थी, तो ये N2 पावर जो थी ये इधर गई इसी तरह से, तो बन गई यहां पर आके 1/N2। तो ये हो गई हमारी 1 + R/100 की एक और वैल्यू। तो इसकी वैल्यू को हमने अब और सिंप्लीफाई किया, क्योंकि हमें इसको लाना है 3 की फॉर्म में। तो किस तरह से लाएंगे, 27 को हमने लिख दिया 3/3, 27 की वैल्यू है 3/3, तो उसके ऊपर पावर चढ़ी हुई है 1/N2। अब पावर के ऊपर जब पावर होती है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, वैसे इंडाइसिस का चैप्टर आगे आने वाला है, लेकिन फिर भी ये सब बातें आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखी हैं कि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स का क्या होता है, LHS से पावर RHS में जाती है तो पावर्स का क्या होता है, ये सब आपने 8th स्टैंडर्ड में किया है। अब ये धीरे धीरे करके आपका रिवाइज होगा। इंडाइसिस के चैप्टर में तो पूरे आप उसके खिलाड़ी ही बन जाएंगे। तो अभी जितनी हमारी जरूरत है उतना हम करते जाएंगे। तो ये पावर के ऊपर पावर हो गई, तो ये पावर का हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये 3 × 1/N2 हो गया, यानी कि 3/N2 हो गई। क्या हो गई, 3 की पावर 3/N2। यहां पे है 3 की पावर 1/8, यहां पे है 3 की पावर 3/N2। इसके भी LHS में है 1 + R/100, इसके भी LHS में है 1 + R/100। तो 1 + R/100 की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो LHS दोनों के सेम है, इसलिए RHS भी दोनों के इक्वल होंगे। ये वैल्यूज हमने पुट अप कर दी, 3/1/8 = 3/3/N2। तो जब बेस सेम होंगे तो पावर्स भी सेम होंगी। ये खेल हम इससे पहले भी कर चुके हैं, बस यही काम करके और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने N2 की वैल्यू निकाल ली कि N2 हो गया 24 ईयर्स, यानी कि 24 ईयर्स के बाद 27 टाइम्स हो जाएगा अमाउंट ओरिजिनल प्रिंसिपल का। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, on what sum of money will compound interest payable annually for 2 years be the same as simple interest on rupees 9,430 for 10 years, both at the rate of 5% annum? तो क्या इस प्रॉब्लम में दोनों केसेस में इंटरेस्ट सेम है, सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही है जितना कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन अलग अलग केसेस में। कैसे अलग अलग केसेस में? सिंपल इंटरेस्ट तो है इस प्रिंसिपल पर 10 इयर्स के लिए, तो इस प्रिंसिपल पर 10 इयर्स के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 इयर्स में कितने प्रिंसिपल पर,
ये प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस का, लेकिन प्रिंसिपल हमें मालूम है सिंपल इंटरेस्ट वाले केस का। तो जो चीज मालूम है वहां से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years विल बी प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 10 years पे इस प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आ गई हमारी वैल्यू 4715 रुपीज, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years का इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। R की वैल्यू 5 गिवन है और N की वैल्यू है 2 माइनस 1। बट दिस वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट 2 यानी कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है कि ये वही होगा जो 10 years का सिंपल इंटरेस्ट है इस प्रिंसिपल पर। तो वो कितना है 4715। तो यही है CI2 इक्वल टू SI10 इक्वल टू 4715। तो ये CI2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की। अब हमारे पास सिर्फ एक अननोन रह गया, सिंप्लीफाई किया और इस अननोन की यानी कि P की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 46,000। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, संता एंड बंता ईच लेंड द सेम सम ऑफ मनी एट 5% एट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। तो दोनों दोस्तों ने कुछ पैसा कमाया था कहीं से, आधा आधा बांट लिया। अब उन्होंने उस पैसे का क्या किया, उन्होंने सोचा चलो कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों ने अपना अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो संता तो बेचारा सिंपल सा आदमी था, इसलिए उसने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। लेकिन बंता सिंह थोड़े से होशियार थे, उन्होंने कहीं से सुन रखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा फायदा होता है। तो बंता सिंह ने संता सिंह को कुछ बताया नहीं, चुपके से इन्वेस्ट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और संता सिंह बेचारे समझ रहे हैं कि हमने तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए हैं, चलिए ठीक है कि ये तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही है। तो हुआ क्या उसके आगे, आफ्टर 2 years बंता रिसीव्ड ₹15 मोर देन संता। अरे बता देता तो उसको भी मिल जाते ना, 15 रुपीज ही ज्यादा कमाए ना। तो बंता सिंह जी ने संता सिंह जी से 15 रुपीज ज्यादा कमाए 2 साल में। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंट बाय ईच एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट, दोनों के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं और दोनों के अमाउंट ऑफ मनी कैलकुलेट करने हैं। अमाउंट बनता भी अमाउंट नहीं है, जो फाइनली अमाउंट बनता है वो अमाउंट नहीं कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंट बाय ईच। कितना इन्वेस्ट किया था, यानी कि प्रिंसिपल दोनों का कितना था, जो इन्वेस्ट किया था, जो इन्वेस्टमेंट कितना था, वो वाला अमाउंट कैलकुलेट करना है, फाइनल अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से चलो जाएंगे। सबसे पहले सिंपल आदमी की कैलकुलेशंस लगा लेते हैं। संता सिंह AS, संता सिंह जी का अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें ऐड कर दिया ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो आ गया अमाउंट संता सिंह जी का P के फॉर्म में 11/10 इंटू P। ये हो गई इक्वेशन 1। और बंता सिंह जी का क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया। तो बंता सिंह जी का हो गया P इंटू 1 प्लस 5/100 रेज़ टू 2। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, AB आ गया हमारा 441P अपॉन 400। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से हमने इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है AB माइनस AS इक्वल टू 15 है। कैसे 15 है, जो बंता सिंह जी का अमाउंट बना है वो संता सिंह के अमाउंट से 15 रुपीज ज्यादा बनाए, यानी कि बंता के अमाउंट में से संता का अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 15 रुपीज। तो दोनों का अमाउंट जो हमारे इक्वेशन से आया था वो हमने वैल्यूज पुटअप की और सिंप्लीफाई किया। इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। P की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, यानी कि ओरिजिनली दोनों ने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो आ गया हमारा 6,000 रुपीज। अब हम दोनों में से किसी भी एक का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। किसी भी एक का क्यों, क्योंकि हमें अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट हमसे पूछा नहीं गया है। अमाउंट कैलकुलेट कर कर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमें अमाउंट कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो किसी भी एक का कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों का कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमसे अमाउंट पूछा नहीं गया है। तो AS वाले में हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी प्रिंसिपल की
तो संता सिंह का अमाउंट हमको मिल गया इस तरह से 6,600 रुपीज। अब हमने इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। 6,600 में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, तो इंटरेस्ट आ गया संता का। तो संता का इंटरेस्ट आ गया 600 रुपीज। बनता का इंटरेस्ट है संता के इंटरेस्ट से 15 रुपीज ज्यादा। जिस तरह से अमाउंट का डिफरेंस भी 15 रुपीज था, तो वो डिफरेंस क्यों बना था? क्योंकि इंटरेस्ट का डिफरेंस 15 रुपीज है, इसलिए इंटरेस्ट भी बनता सिंह का संता सिंह से 15 रुपीज ज्यादा है, इसलिए 600 में 15 रुपीज ऐड कर दिया और आ गया हमारे पास बनता सिंह का इंटरेस्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। एंड नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। मोहित बोरोड a certain sum at 5% per annum compound interest and cleared this loan by paying 12,600 at the end of the first year and 17,640 at the end of the second year. Find the sum borrowed. तो 2 बार में मोहित ने अपना लोन चुका दिया। फर्स्ट ईयर के बाद कुछ अमाउंट पे किया, सेकेंड ईयर के बाद कुछ अमाउंट पे किया और लोन को नील कर दिया। यहीं से हमें ये बात हमारे दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए कि सेकेंड ईयर के बाद का जो अमाउंट कैलकुलेट होगा उसको हम इक्वल कर देंगे 17,640 से। यहाँ स्टार्टिंग में ही हमारे दिमाग में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए, क्योंकि ये टारगेट हमें पता चल गया तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम हमको स्टार्ट कैसे करनी है और किस तरह से आगे लेकर जानी है। तो हम स्टार्ट हो जाएंगे अपने फॉर्मूले के साथ। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? A1 इक्वल टू फर्स्ट ईयर का अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के अमाउंट के लिए हमने फॉर्मूला लगाया है A1 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। N की वैल्यू है 1 क्योंकि फर्स्ट ईयर है, एक ही पीरियड की बात हो रही है। N की वैल्यू हो गई 1 ईयर। ये कैलकुलेट करके P के फॉर्म में आ गई A1 की वैल्यू 21 P अपॉन 20। अब हमने P2 जो अमाउंट आया 1 ईयर के बाद उसमें से 12,600 रुपीज चुका दिए गए हैं, इसलिए अब इसके आगे का जो प्रिंसिपल बनेगा वो 12,600 रुपीज A1 में से माइनस करके बनेगा, क्योंकि इतना पैसा चुका दिया गया है। तो A1 की वैल्यू है 21 P अपॉन 20, इसमें से माइनस कर दिया 12,600। ये वैल्यू हो गई पूरी की पूरी P2 की, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए जब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हमें मिल गया तो सेकेंड ईयर के लिए हमने A2 फॉर्मूला लगा दिया। A2 इक्वल टू P2 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू कितना है अभी बताऊंगा। P2 की वैल्यू किस तरह से रखी, ये P2 की पूरी वैल्यू है इतनी, ये यहाँ पे हमने रख दी प्रिंसिपल की जगह। A2 इक्वल टू प्रिंसिपल इतना है पूरा ब्रैकेट, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 2, क्योंकि सेकेंड ईयर है तो 2 साल है तो 2 होना चाहिए। तो यहां पे मैंने 1 क्यों लिखा है? 2 साल नहीं है, एक ही साल है, क्योंकि पहला साल खत्म हो चुका है। अब हमने जो प्रिंसिपल लिया है वो दूसरे साल के हिसाब से लिया है। हम यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंसिपल लेते तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आती, लेकिन इस केस में हम ओरिजिनल प्रिंसिपल क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ओरिजिनल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों कैलकुलेट होगा? जब हमने उसमें से कुछ अमाउंट चुका दिया है। जब कुछ पैसा चुका दिया गया है तो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा क्या? उस पर तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना। इसलिए हम प्रिंसिपल यहाँ पे ओरिजिनल वाला नहीं ले सकते, यहाँ पे डिडक्ट होने के बाद जो प्रिंसिपल आया वो लेंगे। तो ये वाला प्रिंसिपल हमने लिया, इसलिए ये सिर्फ सेकेंड ईयर की बात हो रही है, सिर्फ एक पीरियड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 आएगी। अब हमने इसको इक्वल कर दिया 17,640 के। क्यों? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, क्योंकि ये गिवन है कि फाइनली 2 साल के बाद अमाउंट नील हो गया है, यानी कि लोन चुकाया जा चुका है। इसलिए 2 साल के बाद जितना अमाउंट चुकाया जाना चाहिए उतना चुका दिया, तभी तो ये नील हो गया, क्योंकि जितना चुकाया जाना चाहिए था उतना चुका दिया। तो कितना चुकाया जाना चाहिए था? A2 कितना चुका दिया? 17,640, इसलिए A2 इक्वल टू होगा 17,640। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी, हमारे पास अननोन सिर्फ P रह गया। प्रिंसिपल सिंप्लीफाई करके काट पीट करके हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली प्रिंसिपल की 28,000। दिस इज द फाइनल आंसर। एक सवाल फटाफट और लेंगे।
simple interest on a certain sum for 4 years at 4% per annum exceeds the compound interest on the same sum for 3 years at 5% per annum by 228 rupees. Find the sum. अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो इस प्रॉब्लम में सिंपल इंटरेस्ट कैसे एक्सीड हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट एक्सीड्स द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इस प्रॉब्लम में ज्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो ये कैसे हो गया? लोग बोलेंगे हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो इस बार सिंपल इंटरेस्ट कैसे ज्यादा हो गया? सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा नहीं हो गया, इस बार भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा है। लेकिन यहां पर कौन से सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है? सिंपल इंटरेस्ट तो है 4 इयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ज्यादा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ 3 इयर्स में कैलकुलेट हो रहा है, तो 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए कम है। अदरवाइज सेम पीरियड का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेम अमाउंट पे अगर हम बात करेंगे तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा होता है। इसलिए इसमें आप कंफ्यूज ना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा है, लेकिन अलग अलग केसेस की बात हो रही है, अलग अलग पीरियड की बात हो रही है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है। तो जैसा जैसा गिवन है वैसे वैसे हम कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे। 4 इयर्स के सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स इक्वल टू पी इंटू 4 इंटू 4। 4 क्यों? आर भी 4 है और टी भी 4 है, तो वैल्यूज पुट अप करके ये आ गया हमारा 16p अपॉन 100। यहाँ पे भी हमने काटा पीटी नहीं की, क्योंकि वो हमें आगे चल के ये 100 वाली फिगर हमको ज्यादा इजी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है 3 इयर्स का, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स इक्वल टू p इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100। यहाँ पे 5 क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। 3 इयर्स n हो गया यहाँ पे 3 माइनस 1, ये हमारा फार्मूला है ही। वैल्यूज पुट अप करके हमारे पास अननोन है सिर्फ p, तो ये आ गया हमारा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 इयर्स ज्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स से 228 रुपीज। कितना ज्यादा है? 228 रुपीज ज्यादा है, तो इसलिए दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 228। तो SI4 की वैल्यू हमने यहां से पुटअप की, CI3 की वैल्यू हमने यहां से पुटअप की, और इसको इक्वल कर दिया 228 के। सिंप्लीफाई करके हमने इसका आंसर निकाल दिया। देखिए कैलकुलेशन में हमने, फिर से बता रहा हूं, कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है, आइडेंटिटी यूज की है। ये आइडेंटिटीज यूज करने की आदत डालिए। आप चाहें तो इसको क्यूब क्यूब करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट तो हो जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटीज वगैरह की जब आप आदत डालेंगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होने के बाद आप देखेंगे कि इन आइडेंटिटीज के यूज से आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती हैं, इसीलिए ये आइडेंटिटीज बनाई गई हैं। तो ये सिंप्लीफाई हमने किया इस तरह से। आंसर टैली कर लीजिए, 96,000 प्रिंसिपल आ गया। तो इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। मजा आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए। मैथ्स का स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी बनना है तो, और शेयर भी कीजिए। अकेले अकेले स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी नहीं बनेंगे, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे कि जब हमारा इंटरेस्ट हाफ ईयर में कंपाउंड हो रहा हो तो हमारे फॉर्मूले में या कैलकुलेशंस में किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।